देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 10वें साल के बजट को लेकर भले ही मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आ रही हो, लेकिन महानगर के नामचीन चार्टर्ड अकाउंटेंट रचित अग्रवाल ने इस बजट को विकसित भारत का बजट करार दिया है। उनका कहना है कि पूरे बजट पर यदि नजर डाली जाए तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि यह बजट विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राथमिकता के आधार पर रखते हुए तैयार किया गया है। इस बजट में मुख्य रूप से इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट तथा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रचित के अनुसार अभी तक जो भी बजट बनते थे वह आम जनता को लुभावने के लिए बनते थे। यह बजट भले ही लोग लुभावना बजट ना हो, लेकिन इस बजट के पीछे एक मजबूत भारत का संकल्प दिखाई दे रहा है। अभी तक भारत विश्व के अन्य देशों में होने वाले उत्पादों का उपयोग करता था, लेकिन इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे बहुत जल्द वह समय आएगा जब भारत के उत्पादन को पूरा विश्व उपयोग करेगा। इस निश्चित रूप से भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में कदम माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का नागरिक जब आत्मनिर्भर होता है तो महंगाई अपने आप कम होती चली जाती है। हालांकि इसमें अभी समय लगेगा। इस सारी आम जनता से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में स्किल डेवलपमेंट पर खास जोर दिया गया है। कुल मिलाकर यह बजट जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ साथ अब जय अनुसंधान का भी नारा लेकर आया है। इसके अलावा देश के वातावरण को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष जोर दिया गया है। इसी तरह से सोलर एनर्जी के लिए भी खास प्रावधान किए गए हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यह बजट आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने वाला है। किस नजरिए से बजट को देखते हैं और कैसा है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये बजट निश्चित तौर पे एक विकसित भारत का बजट है, जहाँ पे बजट को इस तरीके से बनाया गया है जो अभी तक हम विम्स एंड फैंसी वाला बजट देखते थे, जिसमें हम बहुत ज़्यादा दिखावटी बजट मानते थे कि हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम बजट उनके मतलब का लाएं। उस बजट से हट के अब वो विकसित सोच की बजट का, विकसित भारत की सोच के बजट के साथ लेके आए हैं, जिसमें कि इनने इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट को बेसिक फोकस किया है, जो कि निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर भारत और भविष्य में ये भारत जो है विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहा है। और अगर ये बजट जिस तरीके से लाया गया है, आने वाले वर्षों में अगर हम इस तरीके के बजट को देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद ये टेक्निकल एस्पेक्ट में आम जनमानस को ये बजट उतना लुभावना ना लगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स या डायरेक्टली उनके लिए उन्हें कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन निश्चित तौर पे ये बजट जो है आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया गया है कि हम अब पहले बनाते थे, पहले हम जो विश्व मतलब पश्चिम देशों से आता था हम उनको कंज्यूम करते थे, वहां से टेक्नोलॉजी बनती थी और हम उसको यूज करते थे। अब हम उल्टी तरफ बढ़ रहे हैं, उल्टी साइड पे जा रहे हैं, जहां हम डेवलप करेंगे और विश्व हमारे प्रोडक्टों को यूज करेगा, विश्व हमें फॉलो करेगा। तो निश्चित तौर पे इस बजट को मैं एक पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बजट मानता हूं, जो विकसित भारत की तरफ जाता हुआ एक बजट है। महंगाई और आम और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कैसा है? महंगाई के रूप में अगर आप कहेंगे तो निश्चित तौर पे जब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि हम विश्व में अपने आप पे निर्भर हैं। तो जब भी आप किसी में अपने आप पे निर्भर होते हैं तो महंगाई कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हम अभी तक किसी और पे निर्भर हैं थे तो उनके हाथ में था कि हमारी महंगाई कैपेक्स की, भाई कैपिटल गुड्स महंगा होगा तो हमारे प्रोडक्ट महंगे होंगे। अब जब हम खुद पे निर्भर होते जा रहे हैं तो हमारी महंगाई बहुत तेजी से नहीं बढ़ने वाली है। निश्चित तौर पे अभी एकदम तो कम नहीं होगी, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। जब भी आप कोई कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो समय लेता है, लेकिन आने वाला समय जो है वो महंगाई को भी कम करेगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 7 लाख रुपए अगर आप माने तो लगभग 60,000 रुपए महीना होता है। 60,000 रुपए महीने में अगर आप आज की बात करें तो एक आम जनमानस की परिवार 60,000 रुपए में चल सकता है और उस पर उन्होंने कोई टैक्स नहीं लिया है। तो उनका जो उद्देश्य है बड़ा निश्चित है कि जो उस लायक है जिससे आय ली जा सकती है वहां पे आय ली जाए, और वो भी इंक्रीमेंटल ली जाए। जो ज्यादा कमाता है, जो ऊंचे वर्ग में आता है, उससे ही ज्यादा टैक्स लिया जाए और निचले वर्ग से कम टैक्स लिया जाए। अन्नदाता में भी आप देखेंगे तो फोकस जो है युवा, जो 4 नए वर्ग बनाए हैं सरकार ने, वो उनकी सोच को दर्शाता है कि 4 वर्ग जो पहले जातिवाद पे चलते थे, हम 4 विशेष वर्ग को देखते थे, उनने 4 नए वर्ग डिफाइन किए, जिसमें युवा हो, महिला हो, अन्नदाता और गरीबों को निर्धारित किया गया है। अगर ये 4 वर्ग पे उनका फोकस है तो आप समझ सकते हैं कि युवा जो है वो इस देश की आगे की नींव रखेंगे। और इसलिए जो नारा भी बदल गया है वो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान हुआ करता था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। उसके बाद आज हमारे प्रधानमंत्री ने उसको में एक नया
नारा ऐड किया है, जे अनुसंधान। और अनुसंधान का मतलब है कि हम इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनोवेशन में सब जितने विश्व में जितने राष्ट्र हैं वो हमारी तरफ देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया है, एक फंड बनाया गया है जहां पे अनुसंधान के लिए एक बहुत बड़ा पैसा बिना लगभग या तो बिना ब्याज के या बहुत कम ब्याज पे अनुसंधान के लिए दिया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ जो जिसे हम कहते हैं टेक सेवी वर्ल्ड, जो आज टेक्नोलॉजी बेस्ड आप सारा दुनिया हो गई है, उस टेक सेवी वर्ल्ड में हम इस अनुसंधान में और काम कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि जनरल पब्लिक के लिए ये अभी हो सकता है कि एकदम इमीडिएटली अफेक्ट उसका नहीं दिखे, लेकिन आने वाला समय इस विकास की ओर जा रहा है और महंगाई कम होगी। और जैसा कि आप समझ सकते हैं भाई, तीन तरह आप लोगों ने देखा, मुद्रा में 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया। आने वाले समय में आप जो स्वनिधि योजना देख रहे हैं कि जो छोटे रेहड़ी व्यापारी हैं उनके लिए दिया गया, तो अगर उनका पर्पज यह है कि हम कब तक ये रेवड़ी बांटते रहेंगे कि हम उनको फ्री में खिलाएं, उससे बेहतर है कि हम अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो हमेशा के लिए उनकी रोटी का इंतजाम होगा। और मुझे लगता है पॉवर्टी, एक गरीबी एक ऐसी चीज है, वो कभी भी किसी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र नहीं बनने देगी। और जिसमें गरीबी है तो दरिद्रता जिसे कहते हैं हम लोग, जब तक दरिद्रता हमारे देश से नहीं हटेगी हम विकसित देश की तरफ नहीं जा सकते। और ये सरकार भली भांति जानती है और उस चीज पे कार्य किया जा रहा है। एनर्जी सेविंग के मामले में भी कुछ आया प्रोविजन? जी, एनर्जी सेविंग में बहुत अच्छा इनने प्रोविजन दिया है कि 300 यूनिट तक का अगर आप अपने यहाँ पे सेटअप लगाते हैं, अपने यहाँ पे आप सोलर वो लगाते हैं, तो वो आप कंजम्पशन कर सकते हैं, इससे आपकी बिजली बचेगी। इसके लिए सरकार ने फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कही है, जहां पे आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा आता है वो आप सरकार एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को बेच सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पे एक बिजली की बचत होगी, एनर्जी कंजर्व होगी और हमारा जो पैसा बिजली में जाता है वो बचेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हम 2030 तक कोल एमिशंस को कम करेंगे, उसका हम गैसिक फॉर्म में लेके आएंगे। तो निश्चित तौर पे वो हमारी एनवायरमेंट को जो है वो डिप्लीट होने से बचाएगा। तीसरा है कि जहां पे हमारी जो सरकारी बसें हैं वो सभी ग्रीन एनर्जी पे चलेंगी। आप देख रहे हैं नगर निगम वाली बसें जो आ रही हैं वो ई बसेस आ रही हैं, और आने वाली भी जितनी, उन्होंने कहा है कि जितनी सरकारी बसेस होंगी वो ई बसेस ही होंगी। तो ये एक तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ग्रीन एनर्जीज की तरफ लाता हुआ बजट है। और जीरो एमिशन, जो उनका जीरो एमिशन का जो वादा है भारत का कि विश्व में हम जीरो एमिशन पे 2070 में हम जीरो एमिशन पे होंगे, तो आज हमारी वित्तीय मंत्री ने उस पर फोकस करते हुए क्या कि ये जो राम मंदिर के टाइम पे जो प्रधानमंत्री जी ने अपना उद्बोधन में भी कहा था कि हम ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जीज पे जाएंगे, उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हम इसमें और बदलाव देख सकते हैं कि आने वाले समय में हम सोलर एनर्जी की तरफ बहुत